जय श्री राम बच्चों, मैं राजेश कुमार साहू आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस खूबसूरत से चैनल जिसका नाम है EGPG साइंस। बच्चों, पिछले सेशन में हमने बात किया था कूलम्ब्स लॉ के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ा था हमने, इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज देख लिया था, थिन स्फेरिकल सेल देखा था जिसकी वजह से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एट आउटसाइड पॉइंट, स्फेरिकल सेल के बाहर, इलेक्ट्रिक स्फेरिकल सेल के सरफेस पे और स्फेरिकल सेल के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, ये तीनों हमने निकाला था। और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डाइपोल की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाइपोल के कौन से पोजीशन पे कौन सा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो निकालेंगे, उसके फॉर्मूलास देखेंगे। ठीक है बच्चों, बिना देरी किए चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। आज का सेशन होगा हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम लोग एक छोटे से डिस्टेंस पे रख देते हैं, ये जो सिस्टम या फिर अरेंजमेंट बना है, इस अरेंजमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ पे बात करते हैं हम लोग डाइपोल मोमेंट का। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट के लिए सिंबल हम लोग यूज करेंगे P। डाइपोल मोमेंट होता है बच्चों P इज इक्वल टू, इन दोनों चार्ज में से कोई भी एक चार्ज ले लो उसका मैग्नीट्यूड, और ये जो डाइपोल लेंथ है, दो चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है, इससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया हमारा डाइपोल मोमेंट। यहाँ पे इसका अगर SI यूनिट आपसे पूछ देता है तो SI यूनिट कितना हो जाएगा, तो चार्ज का SI यूनिट होता है कूलम और लेंथ का SI यूनिट होता है मीटर, तो कूलम मीटर इसका SI यूनिट हो जाएगा। बच्चों खास बात याद रखना है हमें, डाइपोल मोमेंट जो होता है ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। डाइपोल मोमेंट हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है एंड इट्स डायरेक्शन इज फ्रॉम -q टू +q। -q से +q की तरफ हमें डायरेक्शन बना के रखना होता है। ठीक है बच्चों, ध्यान दो। अब हम लोग बात करेंगे, दो पॉइंट लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डाइपोल पे, एक होता है एक्सियल पॉइंट और एक होता है इक्वेटोरियल पॉइंट। तो पहला हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट। इसका डिराइवेशन भी आपसे बोर्ड में बहुत कॉमन है, बार बार पूछ देता है एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। ठीक है, तो इसका डिराइवेशन भी आपको प्रैक्टिस करना होगा अपने बोर्ड के लिए। तो एक्सियल पॉइंट होता क्या है, +q -q, ये रहा। अगर ये हमारा सेंटर है डाइपोल का, ठीक है, और हमने क्या किया, एक पॉइंट यहाँ पे ले लिया, एक पॉइंट हमने ले लिया यहाँ पे P, ठीक है ना, इसको Q ले लेता हूँ मैं, ये पॉइंट Q ले लिया मैंने। तो देखो ये जो पॉइंट है ये डाइपोल के एक्सिस पे ही तो आ रहा है, इसके लाइन पे ही तो आ रहा है, तो इसीलिए हमने इस Q को क्या बोला, एक्सियल पॉइंट। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो जो ध्यान देना, 2kPr डिवाइडेड बाय r² - l² का पावर 2। ठीक है ना, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एक्सियल लाइन होता है। ये कब यूज करना है, व्हेन R and L आर कंपेरेबल, मतलब R और L जो है दोनों लगभग कंपेयर करने लायक डेटा दिया है। ठीक है, R जो है L से बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है ना, तब हमें ये फॉर्मूला यूज करना होता है। अगर इफ R इज मच ग्रेटर देन L, इसका मतलब जो डाइपोल है हमारा वो होता है शॉर्ट डाइपोल। और ज़्यादातर केस में हमें यही देखने को मिलता है, जो भी ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो इसी फॉर्मूले पे बन जाएंगे, शॉर्ट डाइपोल के लिए बन जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है हमें, जब तक क्वेश्चन में शॉर्ट डाइपोल मेंशन नहीं करता है तब तक हमें ये फॉर्मूला नहीं सोचना है, या फिर जो डेटा है आर का और लेंथ का अगर उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है तब हम लोग ये ले सकते हैं। ठीक है ना, मान लीजिए आर जो हमें दिया मीटर में दिया है और डाइपोल का लेंथ मिलीमीटर में दिया है, तो हम लोग उसको नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है ना, तो अगर ऐसा है तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्सियल जो है कितना हो जाएगा, 2kPr, ये L तो 0 हो गया, तो R का पावर 2 और ये 2 मल्टीप्लाई होकर कितना हो जाएगा, R का पावर 4, R और R कैंसिल होगा, कितना आ जाएगा 2kP/r³। ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्सियल पॉइंट पे ड्यू टू अ शॉर्ट डाइपोल, ये शॉर्ट डाइपोल के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो फिर से मैं एक डाइपोल बना लूंगा, -q +q। तो इक्वेटोरियल पॉइंट क्या होता है, वो पॉइंट जो डाइपोल को क्या कर दे, बाइसेक्ट कर दे। ठीक है, ये क्या कहलाता है, इक्वेटोरियल पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है हमारा ये हो गया इक्वेटोरियल, ये डाइपोल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है।
ठीक है ना। या फिर कभी कभी सवाल इक्वेटोरियल पॉइंट ना देके ना बोलेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बच्चों यही है, इक्वेटोरियल पॉइंट ही है। तो यहाँ पे ई इक्वेटोरियल क्या हो जाएगा कि पी बाय आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का पावर 3/2, ये हमारा इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अगर डाइपोल छोटा है, इफ आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, तब क्या हो जाएगा बच्चों, एल नेग्लेक्ट हो जाएगा, ये स्क्वायर और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ई इक्वेटोरियल कितना आएगा अपने पास, के पी अपॉन आर क्यूब, के पी अपॉन आर क्यूब। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ से हमें क्या पता चला, ये जो इक्वेटोरियल पॉइंट और एक्सियल पॉइंट है इसमें फर्क कितना है, ये फैक्टर 2 का। इसका मतलब क्या है, अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो एक्सियल आ जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर ई एक्सियल इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसका 2 गुना क्या होता है, एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है। एक और चीज पूछता है हमसे, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बच्चों ध्यान दो, ये माइनस क्यू से प्लस क्यू, मतलब इधर डाइपोल बनेगा, मतलब इस डायरेक्शन में हमारा क्या हो रहा होगा, डाइपोल, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है माइनस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। ठीक है, प्लस की वजह से प्लस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ जाएगा, यानी दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा जो इधर जाएगा, ये हमारा क्या हो गया, ई इक्वेटोरियल। तो ई इक्वेटोरियल और डाइपोल मोमेंट में एंगल कितना बन रहा है, तो ई इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेटोरियल एंड पी के बीच में जो थीटा है वो कितना आ रहा है, 180 डिग्री। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट एक दूसरे के ऑपोजिट चलते हैं। इसमें देखा जाए तो देखो बच्चों, माइनस क्यू से पी की तरफ हम लोग डाइपोल बना दिए। ठीक है, माइनस क्यू से पी की तरफ डाइपोल बना दिए, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा देखते हैं यहाँ पे, तो प्लस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, माइनस क्यू के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। लेकिन बच्चों क्योंकि माइनस क्यू का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है और प्लस क्यू का डिस्टेंस कम है, तो ये प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हैवी होगा, यानी ज़्यादा होगा। ई नेट हमें इसी डायरेक्शन में मिल जाएगा, ई नेट हमें इस डायरेक्शन में मिल जाएगा। ध्यान से समझना बच्चों, देखो माइनस क्यू से इस पॉइंट का डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना कम होगा। तो यहाँ पे डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कम होगा। यहाँ पे डिस्टेंस कम है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज़्यादा होगा। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है उसके हिसाब से हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करते हैं। तो हमारा डायरेक्शन प्लस क्यू की वजह से आएगा, और प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, बाहर, आउटवर्ड। तो यहाँ पे हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ और डाइपोल मोमेंट भी इस तरफ, यानी थीटा कितना बन रहा है, 0 डिग्री। मतलब एक्सियल में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, और इक्वेटोरियल में डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड एंटी पैरेलल होते हैं। ठीक है बच्चों, फटाफट नोट कर लेंगे। तो स्टार मार्क करके मैं 1-2 पॉइंट लिख दे रहा हूँ आप लोग के लिए। एट इक्वेटोरियल पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर एंटी पैरेलल। ये दोनों क्या होता है, एंटी पैरेलल। एट एक्सियल पॉइंट, अगर एक्सियल पॉइंट पे पूछता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डाइपोल मोमेंट आर पैरेलल, मतलब थीटा कितना होगा, 0 डिग्री, थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। ये भी एमसीक्यू में आ सकता है आप लोगों से। ठीक है बच्चों, ध्यान दे। अब देखो, क्योंकि हमारा ये डाइपोल वगैरह पे सवाल खत्म हो गया, तो जो इसका डिराइवेशन है बच्चों, जैसे कि एक्सियल पॉइंट पे डिराइवेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डिराइवेशन आपसे पूछ सकता है, इक्वेटोरियल पे डिराइवेशन आपसे पूछ सकता है, तो वो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू डिराइव कराऊंगा। जितने भी इस चैप्टर में डिराइवेशन है सब मैं क्वेश्चन के थ्रू आप लोग को करके दिखाऊंगा, और आपको वो याद कर लेना या सीख जाना है। ठीक है ना, आगे हम लोग चलते हैं। तो आगे हमारा है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा, तो ध्यान देंगे। मान लेते हैं ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर अगर हम लोग प्लस चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही फोर्स लगने लगता है, जो कि होता है QE। ये हम पिछले सेशन में बात कर चुके हैं इसके बारे में। अगर कोई बच्चा अभी नया ज्वाइन किया है, नया देख रहा है, तो पिछला लेक्चर देख सकता है, और उसमें ये थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट जो है मैंने बता रखा है। अगर यहाँ पे कोई माइनस चार्ज रख देते हैं, तो ये जो माइनस चार्ज की वजह से फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है, और इसका मैग्नीट्यूड भी वही होगा, QE होगा।
ठीक है। अब देखो बच्चों, कोई भी चार्ज पार्टिकल को अगर हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, इसका मतलब उस पर फोर्स लग रहा है, और फोर्स कितना लग रहा है, क्यू ई। तो अगर बॉडी पे फोर्स लग रहा है, इसका मतलब उसका वेलोसिटी चेंज करेगा। ठीक है। तो जो वेलोसिटी है आफ्टर सम टाइम टी कितना होगा तो निकाल लेते हैं। तो उसको निकालने से पहले पहले हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ से फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और यहाँ पे फोर्स का वैल्यू कितना आ रहा है, क्यू ई। तो ये हो जाएगा m इंटू ए। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, क्यू ई बाई एम। यहाँ से एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम। बच्चों अगर आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी बता दो कुछ समय के बाद, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अगर मान लो पहले चार्ज हमारा रेस्ट में था, पहले चार्ज क्या था, रेस्ट में था, तो u इक्वल टू जीरो, तो v इज इक्वल टू ए कितना हो जाएगा, क्यू ई बाई एम इंटू टी। इस तरह से हमें निकाल लेना है। बोल देगा काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी कितना होगा बताओ, हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ एम वी की जगह पे क्या रख देना है, क्यू ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, एम से एम गया, 1/2 एम क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर, खत्म। इस तरह से बच्चों आपको क्या करना है, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन को एनालाइज करके वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, उसके बाद सॉल्व करते रहो। तो ये हो गया हमारा मोशन अंडर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा है ये चीजें। और आप लोग क्या करेंगे, प्रॉपर जो फॉर्मूला मैंने लिखवाया है वो एक चार्ट पे या फिर एक छोटा सा डायरी पे वो लिख लो, ताकि एग्जाम के समय में क्विक रिवीजन करने में मदद हो। ठीक है। चलो बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं टॉर्क। टॉर्क, ठीक है। कोई भी, क्योंकि बच्चों हम देख रहे हैं वन शॉट, तो टॉर्क क्या होता है ये सब में नहीं जा रहा हूँ मैं बस आप लोग को फॉर्मूला का यूज बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आपको पुराना वीडियोस देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, हमारे पास एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें हमने एक डाइपोल रख दिया, ये हमारा प्लस क्यू, ये हमारा माइनस, ये हमारा माइनस क्यू, ये हमारा प्लस क्यू। ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो आएगा हमारा माइनस क्यू से पी की तरफ, डायरेक्शन हमने बना लिया डाइपोल मोमेंट का। तो बच्चों ध्यान दो, यहाँ पे डाइपोल मोमेंट हमारा ऊपर है ऐसे, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है। तो डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना लिया हमने, थीटा। हमेशा याद रखना, ये जो एंगल थीटा ले रहे हैं हम लोग, पी और ई के बीच में ले रहे हैं। ठीक है। ये जो एंगल हमें लेना है, ये पी और ई के बीच में लेना है। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला होता है पी क्रॉस ई वेक्टर। ठीक है ना। और क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो हम लोग लिख देंगे पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। बच्चों ये जो टॉर्क लग रहा है, ये एक्चुअली इस डाइपोल को रोटेट कर रहा है, ताकि वो अपना एक मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाए, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है। ये जो डाइपोल है ये घूम के स्टेबल हो जाए, इस तरह से ये टॉर्क इसको घुमाने का कोशिश कर रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो बच्चों, एंगल आप लोग को बदल बदल के देगा, और आपको एंगल का वैल्यू रखना है, पी का वैल्यू रखना है, ई का वैल्यू रखना है, टॉर्क निकालते जाना है। ठीक है। तो ये हो गया टॉर्क। अब बच्चों ध्यान दो, किसी चीज को घुमा रहे हैं तो वहां पे वर्क करना पड़ेगा। ठीक है। तो वर्क डन कितना होता है किसी भी डाइपोल को रोटेट करने में, तो वर्क डन का फॉर्मूला है वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 2। ठीक है। थीटा 1 से थीटा 2, अगर थीटा 1 हमारा 0 डिग्री है, मान लेते हैं, स्टेबल था, स्टेबल से इसको घुमा रहे हैं, अब स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम लोग फोर्स लगा के घुमा रहे हैं। कोई भी चीज़ अगर स्टेबल है तो वो अपना स्टेबिलिटी खोना नहीं चाहता, उस पर अगर हमें मूव करना है उसको, या फिर छेड़छाड़ करना है उसके साथ, तो हमें अलग से फोर्स लगाना पड़ेगा। तो अगर हम लोग इसको छेड़ रहे हैं, स्टेबल इक्विलिब्रियम से छेड़ रहे हैं, मतलब इस पर ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं एक्स्ट्रा, तो 0 डिग्री से अगर इसको रोटेट कर रहे हैं हम लोग, मान लीजिए 0 से हम लोग कहाँ पे लेकर गए, 30 डिग्री पे लेकर गए, तो हम लोग क्या कर देंगे, वर्क डन इज इक्वल टू पी ई कोस 0 डिग्री माइनस कोस थीटा। अब थीटा मुझे नहीं पता, हम लोग कितने एंगल पे घुमा रहे हैं, 30 डिग्री घुमा सकते हैं, 60 डिग्री घुमा सकते हैं, 90, जो घुमाना है घुमा सकते हैं। बस हमने एक ले लिया कि पहला इनिशियल जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ से वर्क डन हो जाएगा पी ई कोस 0 होता है 1 माइनस कोस थीटा। ये फॉर्मूला भी हमें याद रखना है। ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। तीसरा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी देखो बच्चों, ये होता है वर्क डन यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा। यू क्या होता है, माइनस ऑफ पी ई कोस थीटा। तो यू हो जाएगा हमारा पी डॉट ई वेक्टर।
ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, किसी भी बॉडी का अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, अगर U मिनिमम आता है तो वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम। किसी भी बॉडी का अगर पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो वो स्टेबल होता है। ठीक है, और अगर U मैक्स आता है तो वो हो जाता है अनस्टेबल। ठीक है, तो पहला केस लेते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम का। स्टेबल इक्विलिब्रियम, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा लगाएंगे हम लोग। U इज इक्वल टू माइनस ऑफ पी ई कॉस थीटा के जगह पे मैं लिख रहा हूँ कॉस 0 डिग्री। तो जब कॉस 0 डिग्री लिखेंगे तो कॉस 0 माइनस 1 होता है, 1 होगा यानी माइनस पी ई। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है हमारा, मिनिमम। पोटेंशियल एनर्जी क्या है, मिनिमम, मतलब कॉस 0 डिग्री पे हमें क्या मिलेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम मिलेगा। फिर दूसरा होता है हमारा अनस्टेबल। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इसके लिए मैं थीटा का वैल्यू लूंगा 180 डिग्री। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कौन सा एंगल पे आता है, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री पे। तो यू हो जाएगा आपका माइनस पी ई कॉस थीटा की जगह पे 180 डिग्री माइनस ऑफ पी ई कॉस 180 कितना होता है बच्चों, -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, ई। ठीक है, चलो बच्चों, ठीक है, तो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कितना आ गया, पीई। आगे बढ़े। अब बात करते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स क्या होता है बच्चों, मान लो कोई भी एक क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस से कितने लाइंस बाहर निकल रहे हैं या फिर पास कर रहे हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लक्स। किसी भी क्लोज सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर गए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का सिंबल हम लोग यूज करेंगे फाई। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है वो होता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डी एस वैक्टर। ठीक है, ये हमारा एक फ्लक्स का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ। गॉस लॉ, तो गॉस लॉ क्या बोलता है, गॉस क्या बोलते थे कि किसी भी क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलता है, या फिर सॉरी, किसी भी क्लोज सरफेस से जो फ्लक्स होता है वो कितने के बराबर होता है, तो किसी भी क्लोज सरफेस से फ्लक्स इज इक्वल टू होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है बच्चों, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ये जो इक्वेशन है बच्चों, जब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पढ़ते हैं, उसका जो भी डेरिवेशन होता है इन्फिनिटली लॉन्ग वायर के लिए प्लेन शीट के कारण, तो हम लोग यही सब फॉर्मूला यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमें डेरिवेशन बाद में देखना है, तो हम लोग ये फॉर्मूला को बाद में डेरिवेशन के साथ ही देख लेंगे। ठीक है ना। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो एक चीज बच्चों ध्यान देना, ये जो फ्लक्स होता है ये मीडियम पे डिपेंड किया। ठीक है, फ्लक्स किस पे डिपेंड किया, मीडियम पे। अगर हवा है तो एप्सिलॉन नॉट होगा, कोई मीडियम दूसरा होगा तो ईएम होगा। और फ्लक्स जो होता है हमारा क्या होता है, चार्ज पे डिपेंड करता है कि क्लोज सरफेस के अंदर ऑन चार्ज, ये जो क्लोज सरफेस हमने बनाया है इसके अंदर कितना चार्ज है। ठीक है, इस पे डिपेंड करता है बच्चों, ध्यान देना यहाँ पे। अगर चार्ज अंदर 0 है तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। अगर किसी भी क्लोज सरफेस से चार्ज अगर बाहर रखा गया है नॉट इक्वल टू 0, तब भी फ्लक्स कितना होगा, 0 होगा। इस केस में क्या होता है, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जाता है उतना इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस से बाहर निकल जाएगा। इसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाता है, 0। नंबर ऑफ लाइंस एंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ लाइंस लिविंग द क्लोज सरफेस। तो फ्लक्स इस केस में अगर चार्ज 0 हो रहा है, मतलब सरफेस के अंदर चार्ज 0 है तो फ्लक्स 0 है। अगर चार्ज है लेकिन वो सरफेस के बाहर है तब भी फ्लक्स 0 है। ठीक है ना। तो इसी एप्लीकेशन में कभी कभी हमसे ये पूछ देता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू अ डाइपोल। तो एक डाइपोल बना देंगे प्लस माइनस क्यू, ये हमारा डाइपोल हो गया। अगर मैं बोलूँ आपसे कि टोटल चार्ज कितना होगा, तो टोटल चार्ज लिखोगे आप लोग प्लस क्यू माइनस क्यू, यानी प्लस क्यू माइनस क्यू 0, क्योंकि डाइपोल में इक्वल एंड अपोजिट होता है। तो किसी भी डाइपोल के लिए फ्लक्स कितना होता है, 0। डाइपोल के लिए फ्लक्स कितना होगा बच्चों, 0 होगा। ठीक है, चलो तो बच्चों यही है हमारा इतना सारा फॉर्मूला जो हमें इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड में पढ़ना है। ठीक है ना। कुछ कॉन्सेप्ट आता है इक्विलिब्रियम में, जैसे कि
ये हो गया आपका कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट। जैसे कि मान लो यहाँ पे कोई चार्ज पार्टिकल है, इसको हवा में सस्पेंड करना है, सस्पेंडेड इन एयर। तो इसको हवा में सस्पेंड करना है, तो बच्चों इस पे चार्ज पार्टिकल पे तो वेट लगने वाला है mg। अब इसको हवा में अगर हमें लटका के रखना है तो इस mg के ऑपोजिट में एक फोर्स होना चाहिए। इसको बैलेंस करने के लिए एक ऊपर वाले डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए, तभी दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट कर पाएंगे और वह हवा में ऐसे सस्पेंडेड रह जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर की तरफ एक फोर्स बना देंगे, लेकिन ये जो फोर्स है अपने आप तो आएगा नहीं, ये प्लस चार्ज क्यों है, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी देना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमें किधर रखना पड़ेगा, ऊपर। क्यों, क्योंकि प्लस चार्ज है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो इस केस में अगर हमारे पास होगा तो क्या लिख देंगे, F इज इक्वल टू mg। एफ की जगह पे क्या होगा, Q इज इक्वल टू mg। यहाँ से मान लीजिए चार्ज का वैल्यू पूछ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पूछ रहा है, जो भी पूछे वो निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है। एक और दूसरा केस होता है पेंडुलम का, हालांकि आपसे पूछा नहीं है लेकिन फिर भी याद रखेंगे। एक पेंडुलम है यहाँ पे, ठीक है, एक पेंडुलम है। अब इस पे ना हम लोग क्या कर देते हैं बच्चों, यहाँ से हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सप्लाई कर दिया, इस पे चार्ज क्यों है, तो इस हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पे क्या लगना स्टार्ट होगा, फोर्स लगना स्टार्ट होगा, और ये ऐसे मूव कर जाएगा यहाँ पे। तो जब मूव करेगा तो फोर्स इसके इधर लग रहा है, F इज इक्वल टू QE, और नीचे की तरफ क्या लग रहा है बच्चों, mg ग्रेविटी लग रहा है। जब ये रस्सी है तो रस्सी में एक फोर्स लगता है जिसको हम लोग बोलते हैं टेंशन। रस्सी में जो फोर्स लगता है उसको क्या बोलते हैं, टेंशन। अब बच्चों ध्यान दो, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये एंगल भी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा t cos थीटा, और इस तरफ क्या हो जाएगा t sin थीटा। ये जो टेंशन है इसको दो कंपोनेंट में हमने ब्रेक कर दिया। थीटा के साथ जो साइड लगा रहता है उसको हम लोग हमेशा कोस लिखते हैं, और थीटा के जो अपोजिट साइड, जैसे ये थीटा हो गया तो इससे लगा हुआ साइड ये है तो इसको कोस लिख दिए, और इसका अपोजिट साइड क्या होगा बताओ, साइन थीटा। अब हमें क्या करना है, सभी फोर्सेस को बैलेंस कर लेना है। तो देखो बच्चों, t sin थीटा इज इक्वल टू QE, ये किसके बराबर है, फोर्स के बराबर है, और t cos थीटा जो है किसके बराबर आ रहा है, mg के बराबर आ रहा है। दोनों को डिवाइड कर देंगे तो देखो t और t कैंसिल, sin थीटा बाई cos थीटा कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू QE बाई mg। तो यहाँ से भी सवाल आ सकता है। ठीक है, तो इतना सारा है बच्चों। ठीक है, गॉस लॉ में कभी कभी सवाल पूछता है क्यूब वाला, तो यहाँ पे एक क्यूब है, इसके सेंटर पे हमने एक प्लस चार्ज क्यू रख दिया है, तो इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना बाहर निकलेगा, तो टोटल फ्लक्स हो जाएगा टोटल चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर आपसे बोल देता है फेसेस से कितना होगा, फ्लक्स ड्यू टू फेज, तो बच्चों फेज से कितना निकलेगा, देखो कितने फेज है, ठीक है, कितने फेज है, 6 फेज है कि नहीं, यानी ये जो टोटल फ्लक्स है 6 फेजेस में डिवाइडेड है। ये जो टोटल फ्लक्स होगा ये तो 6 फेजेस से डिवाइडेड है ना, सभी फेज से बराबर निकल रहा होगा, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट, Q बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली अगर आपसे बोलेगा कॉर्नर, तो कितने कॉर्नर होते हैं, 1 2 3 4 8 कॉर्नर होते हैं, तो Q बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। अगर फ्लक्स एजेस से बोल देगा तो क्यूब में कितने एज होते हैं, 12, तो Q बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बच्चों, तो ये सब डेटा है थोड़ा बहुत याद रखने के लिए, ये सब याद रखो, अगर MCQ में आता है तो डायरेक्ट सवाल फटफट बन जाए। ठीक है ना, ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमारा जो भी फॉर्मूलाज था वो हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस पे न्यूमेरिकल्स का, और कहीं कहीं पे अगर मेरे से कुछ फॉर्मूलाज छूट गए होंगे तो न्यूमेरिकल्स के थ्रू हम लोग उसको डील कर लेंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, अब सारे फॉर्मूलाज को इकट्ठा करना है, एक डायरी में लिखना है और उसको एक दो बार पढ़ लेना है, रिवाइज कर लेना, ताकि आपको बोर्ड में मदद मिले। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन। बच्चों इस तरह से मैंने पिछले लेक्चर में भी आप लोगों को दिखाया था कि ये जो है, ये मैंने खुद से क्वेश्चन बहुत सारी किताबों से ढूंढ के निकाला है जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं, दिल्ली बोर्ड हो गया, CBSE हो गया। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस हमें करना है, इसमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिछले सेशन में कराया है, आज हम लोग उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ऑलमोस्ट 60 to 70 क्वेश्चन है, और मैं कोशिश करूंगा इसको 2 सेशंस में कंप्लीट कर दूँ सारे क्वेश्चन। और बच्चों मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप इसी को प्रैक्टिस करें, आपका इसी से काम बन जाएगा, आपको और कोई दूसरा क्वेश्चंस करने का जरूरत नहीं पड़ने वाला है, सारा क्वेश्चंस इसमें एक्यूमुलेट करके मैंने लगा दिया है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, पहला क्वेश्चन, a charge q
is placed, a charge q is placed at the center of the line joining two equal charges, small capital Q. The system of three charges will be in equilibrium if q is equal to small q is equal to चलो बच्चों ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे। हमारे पास ना एक सिस्टम दिया है जिसमें तीन चार्जेस है, दो इक्वल चार्जेस हैं प्लस क्यू और एक स्मॉल क्यू है। तो यहाँ पे देखो बच्चों बात है इक्विलिब्रियम वाला। तभी मैंने बताया कि जब भी इक्विलिब्रियम का सवाल आए आपको क्या देखना है कि नेट फोर्स जीरो हो रहा है कि नहीं। हमें नेट फोर्स जीरो करना है, ठीक है। रोटेशन में अलग हो जाता है, अभी तो हम लोग बस स्ट्रेट लाइन की बात कर रहे हैं ना तो स्ट्रेट लाइन में हमें क्या करना है, नेट फोर्स जीरो देखना है। अगर वो जीरो है तो वो हम लोग बोल देंगे हाँ इक्विलिब्रियम सेटिस्फाई कर रहा है। तो अपने पास देखियो एक सिस्टम दिया हुआ है जिसमें दो चार्जेस हैं, दो इक्वल चार्जेस हैं क्यू और क्यू, ठीक है। दोनों को हमने ऐसे जोड़ दिया, एक डी डिस्टेंस पे रख देते हैं दोनों को, ठीक है। अब हमसे क्या बोल रहा है कि एक चार्ज क्यू स्मॉल क्यू जो है सेंटर पे रख दिया गया। तो यहाँ पे सेंटर है, ये सेंटर ओ पे हमने एक स्मॉल क्यू रख दिया। द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ क्यू इज इक्वल टू। अब देखो बच्चों यहाँ पे द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस, अगर बोलता कि स्मॉल क्यू सिर्फ इक्विलिब्रियम में है तो हमें बस इसी पे नेट फोर्स जीरो करना था। क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि तीनों चार्जेस जो है इक्विलिब्रियम में, तब हमें ये तीनों पे क्या करना है, फोर्स देखना है और तीनों पे जो नेट फोर्स है वो जीरो लाना है। तो बच्चों ध्यान दो, ध्यान से देखना, अगर ये क्यू को मैं माइनस लेता हूँ, तो ये जो क्यू है इसको अट्रैक्ट करेगा और ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, यानी दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इस पे नेट फोर्स कितना आ जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो बच्चों देखो यहाँ से के तो कांस्टेंट है, Q और Q1 Q2 मतलब चार्जेस इक्वल हो गए और यहाँ से हाफ में है, सेंटर पे है, यानी d/2, डिस्टेंस भी सेम हो गया। तो यहाँ पे जो फोर्सेस होगा वो भी इक्वल होगा, इस पे फोर्सेस क्या लग रहे होंगे, इक्वल लग रहे होंगे। मतलब ये तो इसमें आ गया, इक्विलिब्रियम में आ गया। इस वाले पे देखते हैं, तो इस वाले की वजह से ये क्या हो रहा है, माइनस क्यू की वजह से ये खींच रहा है, लेकिन इसकी वजह से तो रिपल हो रहा होगा, प्लस क्यू रिपल कर रहे होंगे, या फिर माइनस क्यू रिपल कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये भी हो सकता है क्योंकि देखो दोनों फोर्सेस क्या हो रहे हैं, कैंसिल आउट कर रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना रखें ताकि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाए। हमसे ये सवाल पूछ रहा है। तो अब देखो हम लोग को ये पता चल गया कि अच्छा इसका फोर्स और इसका फोर्स तो इक्वल है। ये तो देखिए बच्चों, ये फोर्स और ये फोर्स इक्वल नहीं होने वाला, ये फोर्स तो इक्वल है इसलिए कैंसिल आउट हो गया, लेकिन ये फोर्स का वैल्यू इक्वल तभी होगा जब हम लोग चार्ज का वैल्यू क्या करें, कुछ अलग रखें। यहाँ पे क्योंकि डिस्टेंस देखो बच्चों, डिस्टेंस ज़्यादा है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फोर्स का वैल्यू कम होगा कि नहीं। और माइनस क्यू से इसका डिस्टेंस क्या है, कम है, तो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। तो हमें क्यू का वैल्यू इस तरह से एडजस्ट करना है ताकि इसका फोर्स और इसका फोर्स क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फोर्स ऑन कैपिटल क्यू ड्यू टू माइनस क्यू लिख देते हैं। F इज इक्वल टू F1 लिख दे रहा हूँ मैं, Q d/2 का होल स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू Q यहाँ से d² 2 का वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, यानी कितना हो जाएगा बच्चों, 4KQ अपॉन d²। ये हमारा फोर्स F1 हो गया। सिमिलरली आप लोग यहाँ पे F2 निकाल लेंगे, तो F2 क्या हो जाएगा, दो चार्जेस Q और Q है, तो हमें लिखना है Q इंटू Q और डिस्टेंस कितना है बच्चों, d, तो d², ठीक है। तो यहाँ से देखो Q इंटू Q² नीचे क्या हो जाएगा, d²। अब बच्चों क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो F1 और F2 क्या होगा, बराबर होगा। सिंस एट इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, फोर्सेस दोनों बराबर हो जाएंगे, तभी तो कैंसिल आउट हो रहा है। अब देखो F1 इक्वल टू F2, F1 क्या है हमारे पास, 4KQ अपॉन d² इज इक्वल टू KQ² बाय d²। यहाँ से देखो बच्चों K और K कैंसिल, एक Q कैंसिल, ठीक है ना।
और अपने पास ये डी स्क्वायर कैंसिल, तो बच गया 4 स्मॉल क्यू इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, तो यहाँ से स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, कैपिटल क्यू बाई 4, यानी क्यू का वैल्यू कितना रखना होगा, स्मॉल क्यू का वैल्यू माइनस ऑफ क्यू बाई 4 रखना होगा। इसको माइनस रखेंगे तभी तो कैंसिल हो पाएगा। अगर आपने इसको प्लस ले लिया बच्चों, तो ये प्लस वाला सिचुएशन में आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये क्यू है, ये क्यू है, अगर हमने यहाँ पे प्लस क्यू रख दिया तो देखो बच्चों ये तो इसको रिपेल कर रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स इसको रिपेल ही कर रहे हैं, अपोजिट फोर्स तो लग नहीं रहा, तो ये कैंसिल नहीं होंगे फोर्सेस, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं आएगा। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें तीनों चार्जेस पे इक्विलिब्रियम अचीव करना है। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस तरह से आप साइन रख के पुट करके देख सकते हैं। चलो आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, ध्यान दो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पॉइंट चार्जेस है अपने पास Q और -3Q, दोनों को किसी एक डिस्टेंस पे रखा गया है। इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द Q इज E, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है Q पे वो क्या है, E है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा -3Q पे कितना होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान दो, मुझे लगता है ये क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन में लिया है, फिर भी मैं आपका रिविजन के लिए फिर से करा दे रहा हूँ। ठीक है, तो अपने पास दो चार्जेस है Q, यहाँ पे हमने रख दिया -3Q, दोनों को एक डिस्टेंस D पे रख देते हैं। तो बच्चों ध्यान देना, कभी भी पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेगा तो KQ/R² होता है। ठीक है ना, तो हम लोग देखो बच्चों क्या निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द E, मतलब इस पॉइंट पे Q पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है E, लेकिन इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो दूसरे चार्ज के कारण आएगा, इस चार्ज के कारण आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू के, Q के जगह पे 3Q/d², तो E का वैल्यू कितना आ गया, 3KQ/d²। ठीक है, ये हमारा E1 हो गया। सेकेंड केस इस पे पूछ रहा है हमसे -3Q का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो E2 इज इक्वल टू KQ/R², E2 इज इक्वल टू के। बच्चों इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये चार्ज की वजह से नहीं निकलेगा, दूसरे वाले चार्ज की वजह से निकलेगा, यानी इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो फॉर्मूला में जो Q है उसकी जगह पे हमें इसको सब्सटीट्यूट करना है, तो Q/D की जगह पे d²। तो देखो बच्चों, ये जो E1 है या फिर E2 है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये जो हमारा E2 है ये 3 टाइम्स ऑफ यहाँ से KQ/D² का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो E1/3 इज इक्वल टू KQ/D², या फिर ऐसे कर सकते थे KQ/D² का वैल्यू यहाँ पे E2 पुट कर देते। तो अब देखो बच्चों E2 कितना हो जाएगा, KQ/D² की जगह पे मैं लिख दे रहा हूँ E1/3, खत्म। क्योंकि देखो KQ/D² कितना आ गया, E1/3, और यहाँ पे KQ/D² है, यानी E2 जो है किसके बराबर होगा, E1/3। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, E1/3। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। An electric dipole, when placed in a uniform
electric field, uniform electric field will have minimum potential energy if the angle between dipole moment and electric field is। ये 1 मार्क का सवाल है बच्चों, इसमें आपको ज़्यादा मार्क्स दे नहीं सकता, एमसीक्यू था, ठीक है ना, बस मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया है। यहाँ पे देखो, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल हैव मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। क्या बोला? मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों यहीं से सवाल हमारा बन गया, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी बोला है, तो मैंने क्या बोला था, जब भी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, और स्टेबल इक्विलिब्रियम में यानी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, कौन सा इक्विलिब्रियम? स्टेबल। और स्टेबल इक्विलिब्रियम में थीटा कितना होता है बच्चों? 0 डिग्री। तो एंगल डाइपोल मोमेंट यानी पी और एन इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 0 डिग्री। सवाल खत्म। ये 1 मार्क का सवाल था एमसीक्यू में। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन का ये आखिरी सवाल होगा हमारा। क्वेश्चन देखिए, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल consist of two opposite charge of magnitude 1 microcoulomb separated by a distance of 2 centimeter. The dipole is placed in an uniform electric field. दिया हुआ है आपको वैल्यू 10⁻⁻5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, द मैक्सिमम टॉर्क इज हमसे मैक्सिमम टॉर्क पूछा है बच्चों, ध्यान दीजिए। बोल रहा है कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, ये सवाल सोल्व करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाह रहा हूँ, शायद आपके मन में कहीं ये उलझन पैदा हो जाए कि सर ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड सॉल्व किया था पिछला वाला सवाल, उसमें -q की जगह पे मतलब जो चार्ज लिए थे हम लोग सिर्फ 3q ले लिया था, -3q नहीं दिया था। तो बच्चों जब भी हम लोग फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो वहाँ पे जो साइन होता है चार्ज का उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, हम लोग सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात करते हैं, ठीक है ना। तो जब भी मैग्नीट्यूड का बात करेंगे तो हम लोग साइन को नेगेट करते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने जब भी फोर्स वगैरह माइनस वाला भी निकाला था तो उसमें मैंने बस साइन को नहीं दिया था, जब भी मैं फोर्स का वैल्यू निकाला था माइनस को नेग्लेक्ट कर दे रहा था, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दें, तो हमारे पास एक डाइपोल है, डाइपोल पे बोला गया है कि दोनों अपोजिट चार्जेस जो हैं कितने मैग्नीट्यूड के हैं? 1 माइक्रोकूलम। कितने मैग्नीट्यूड के हैं बच्चों? 1 माइक्रोकूलम। तो यहाँ पे भी 1 माइक्रोकूलम, ये माइनस में ये प्लस में 1 माइक्रोकूलम। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू है 10⁻⁻5। हमसे पूछा है टॉर्क कितना होगा, तो निकाल लेते हैं सॉल्यूशन। बच्चों टॉर्क का फॉर्मूला आपको पता है, टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, ठीक है ना। टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा। देखिए बच्चों यहाँ पे बात कर रहा है मैक्सिमम टॉर्क, तो मैक्सिमम टॉर्क कब आएगा? जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना पे आता है? थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लेना पड़ेगा हमें, टॉर्क मैक्सिमम आ जाएगा PE, क्योंकि साइन 90 कितना होता है? 1। देखो बच्चों यहाँ पे देखो, साइन का वैल्यू मैक्सिमम होगा तभी टॉर्क मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे जो बदलेगा, क्योंकि देखो ये क्वांटिटी तो अब हमने फिक्स कर दिया ना, ये नहीं बदलेंगे। हम क्या बदल सकते हैं? एंगल बदल सकते हैं, इसको रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जब रोटेट होगा तो थीटा बदलेगा, तो टॉर्क भी बदलेगा। तो यहाँ पे टॉर्क मैक्सिमम तभी होगा जब साइन का वैल्यू मैक्सिमम हो, और साइन का वैल्यू मैक्सिमम 90 डिग्री पे आता है, जो कि होता है 1। तो साइन 91 रख दिए, तो 1 इंटू PE क्या हो जाएगा? P इंटू E। और हमें दिया गया है, देखो बच्चों, टॉर्क इज इक्वल टू Q क्या होता है? P क्या होता है? Q इंटू 2L इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो Q का वैल्यू 1 माइक्रोकूलम यानी 10⁻⁶। और डाइपोल लेंथ कितना दिया बच्चों हमें, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, मतलब डाइपोल का लेंथ दिया कितना 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल देंगे, 2 × 10⁻²। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है 10⁻5। ये बच्चों देखो -5 -2 कितना हो जाएगा अपना -7 और -6, -7 और -6 हो जाएगा 10⁻³ यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 × 10⁻³ आ जाएगा वैल्यू। तो होता है न्यूटन मीटर। टॉर्क का ऐसा यूनिट कितना होता है न्यूटन मीटर। तो हमारे पास टॉर्क कितना आ गया 2 × 10⁻³ न्यूटन मीटर। ठीक है बच्चों, तो आज का सेशन मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, आपने बहुत साथ दिया मेरा। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई जम के कीजिए क्योंकि आपका बोर्ड बहुत ही करीब है और मैं जितना आपका मदद कर सकूँगा मैं बेशक मदद करने का कोशिश करूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया बच्चों, जय श्री राम।